एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं देना चाहूँगा कि हर एक्टिविटी में एम फ़ायदा ढूंढना नहीं होता। यानी आप कोई भी एक्टिविटी सिर्फ इसलिए नहीं करते कि फिर उसका कोई फ़ायदा हो। उसमें जब अगर ये अप्रोच हो जाए कि हमने अब इसकी सिगरेट नोशी को काबू करके ही छोड़ना है, तो इसका नतीजा झगड़े फसाद की सूरत में भी निकल सकता है। और एक फ्रेज़ हम अक्सर बोलते रहते हैं यहाँ पे, और वो ये है कि यू डोंट हैव टू मेक इट ऑल बेटर। करके नहीं छड़ना, बुरे नु कारत कर छड़ के नहीं आना। आपने अपनी बेहतरीन कोशिश करनी है किसी भी मामले में। जब आप किसी फैमिली मेंबर के हवाले से डीलिंग कर रहे हो या किसी दूसरे इंसान के हवाले से डीलिंग कर रहे हो, तो आपने एक बेहतरीन कोशिश करनी है और फिर बस रुक जाना है। अब अगर आप थोड़ा इसे अंडरमाइन कर रहे हैं, तो मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ कहना ही काफ़ी है। बहुत सारी चीज़ें इन बिटवीन मौजूद हैं। फ़कत कह देना और चुप कर जाना और फिर बुरे को घर तक छोड़ के आना, ये दो एक्सट्रीम्स है। और बीच में बहुत कुछ है, दरिया के दो किनारों के दरमियान बहुत कुछ है। आप सीख सकते हैं कि किसी को अगर स्मोकिंग से हटाना हो तो क्या क्या टूल होते हैं, किसी को मोटिवेट करना हो, किसी काम पे उकसाना हो तो क्या क्या टूल होते हैं, और किसी को अगर किसी काम पे लगाना हो तो क्या क्या मोटिवेशनल टूल होते हैं। यानी हम बतौर इंसान दूसरे लोगों के अंदर किसी चीज़ का शौक़ पैदा भी कर सकते हैं, शौक़ कम भी कर सकते हैं, और उसका एक बहुत बड़ा रेंज है जो हम कर सकते हैं। फ़कत कह के फ़ारग हो जाना, जिसे हम इत्माम हुज्जत कहते हैं, कि फ़कत कह के फ़ारग हो जाना एक बात है, और फिर तुल जाना कि मैं करके छड़ांगा, मैं देखना तू कि मेरी सिगरेट छड़दा, ये दूसरी एक्सट्रीम है। तो इन दोनों एक्सट्रीम्स पे नहीं जाना, बल्कि बीच में अपनी जो वर्किंग स्पेस है वो राह तलाश करनी है। जैसे एक बैट्समैन होता है, तो वो हर बॉल पे चौका या छक्का नहीं लगाता, ना हर बॉल पे वो रन्स लेना चाहता है। वो बहुत सोच समझ के वो पिक एंड चूज करता है कि किस बॉल को मैंने किस तरह ट्रीट करना है, और साथ मैंने आउट भी नहीं होना, मैंने विकेट भी नहीं गंवानी, मैंने अपनी विकेट पे खड़े होके बैटिंग करते रहना है। यानी एज ए फैमिली जब आप अपने किसी प्यारे की मदद कर रहे होते हैं तो आप बैटिंग कर रहे होते हैं, और आपका मौका आता है कि कभी आप कोई चौका भी लगा देते हैं, कभी छक्का भी लगा देते हैं, कभी 2 रन्स करते हैं, कभी भाग के 3 ले लेते हैं, कभी 1 करते हैं, कभी बस टच करके छोड़ देते हैं, बॉल उधर चला जाता है। वो फजूल ही गया ना वो तो बॉल, लेकिन आप गेम में मौजूद हैं। लेकिन जब आप प्रोवोकिंग करते हैं, यानी किसी का नशा छुड़ाते छुड़ाते आप उसको बुरा भला कहने लगते हैं, और झगड़ा शुरू हो जाता है और फसाद शुरू हो जाता है, और वो शीशे तोड़ देता है, और वो जाके तो गाड़ी के एक्सीडेंट करता है, गुस्से में वो घर की चीज़ें बेच देता है या कुछ करता है, और फिर आप कहते हैं कि अब मैंने दखल नहीं देना तुम्हारी ज़िंदगी में और तुम्हारा मेरे साथ कोई लेना देना नहीं, तो आप समझे कि इस गेम से आप आउट हो जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कोई कोशिश की अपने प्यारे को नशे से रोकने की, और उसके लिए आपने कोई भाग दौड़ की, और भाग दौड़ करते करते आप आपे से बाहर हो गए, और कोई हाथापाई हो गई, और कोई मामला ऐसा हो गया कि आप वक्ती तौर पर गेम से आउट हो गए अपने गुस्से की वजह से, या आपको गेम से आउट कर दिया गया धक्का देके कि मेरा आपका कोई लेना देना नहीं। जैसे कोई बहन है जो भाई की मदद कर रही है और वो ब्याही हुई है, तो भाई उसको कहता है तुम अपने घर रहा करो, हमारे घर आने की ज़रूरत कोई नहीं। जो मोहब्बत है आपकी, जिसकी वजह से आप ये सब कुछ करते हैं, ये मोहब्बत है जो कि आप अपने घर वालों से करते हैं, अपने प्यारों से करते हैं,
कंट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में करते हैं, जिसमें निकाह होता है तो मोहब्बत करते हैं, शादी होती है तो मोहब्बत करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं तो उससे मोहब्बत करते हैं, और बहनों भाइयों से, दोस्तों से मोहब्बत करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें मोहब्बत करनी आती कोई नहीं है। मोहब्बत का कोई सबक किसी स्कूल में, किसी एकेडमी में, किसी नर्सरी में कभी सुना मोहब्बत का कोई सबक? फिल्मों से और शायरी से लोग बस सीखते हैं। मोहब्बत को हमने तो फिल्मों से सीखा था, और वो जो राइटर लोग होते हैं वो जो भी अपने ज़हन में सोचते हैं, जो ड्रामे लिखते हैं टीवी पे, वो जो भी अपने ज़हन से सोचते हैं, उनको कोई पता नहीं होता नशे की क्या बीमारी है, वो उस पर ड्रामे बना रहे होते हैं, बहुत सी चीज़ें हो रही होती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो कोडिपेंडेंसी है या जो रोग है, जो नशे की बीमारी में फैमिली मेंबर्स हासिल करते हैं वापसी में, अपनी सर्विसेज की वापसी में जो रोग उनको मिलता है, ये इस वजह से मिलता है कि उन्हें मोहब्बत करनी नहीं आती। और जो काम आपको नहीं करना आता, जब आप वो काम करने बैठ जाते हैं, मुझे बताएं, अगर आपको हथौड़ी से कील ठोकना नहीं आता और आप कील ठोकने बैठ जाएं तो क्या इम्कान है लग जाएगा कि आपके हाथ जख्मी हो जाएंगे। तो मोहब्बत के बारे में अगर हम किसी को कहें कि भाई आप मोहब्बत करना चाहते हैं तो पहले आप मोहब्बत करना सीख लें, तो ज़्यादातर ये होगा कि ये कोई सीखने की बात है, ये तो हमें आता ही है। तो जब फैमिली पेशेंट को इस तरह ट्रीट करती है कि फैमिली खुद ही गेम से आउट हो जाती है, तो मरीज़ नशा करता है, और जब मरीज़ नशा करना चाहता है तो वो फैमिली को गेम से आउट कर देता है। आप समझ रहे होते हैं कि आपने उसको गेम से आउट किया, आपने अपने आप को गेम से आउट किया है। एक्चुअली पीछे नहायत खामोशी से इसके पीछे भी फनकारी होती है उसकी, कि वो कहता है कि ज़रा मगरों ला दिया इन्होंने, तो वो गेम से आउट खुद करता है आपको। और जब आप रूठ जाते हैं तो कहता है या अल्लाह तेरा शुक्र है, तुम रूठे हम छूटे। और चंद दिन के अंदर अंदर फिर वो सिर्फ ये कहता है कि आई एम सॉरी, और आप उसे फ़ौरन भाग के गले से लगा लेते हैं, और वो जब चाहता है आपको परे धकेल सकता है और जब चाहता है अपने करीब भी कर सकता है। डर तो सारी वालिदैन को लगा रहता है, और मैं उनको कहता हूँ कि कुछ ना करें, अपने डर से सबसे पहले जान छुड़ाएं। कल एक खातून कह रही थी कि मुझे डर लगा रहता है कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची रिलैप्स ना हो जाए। तो मैंने कहा देयर इज़ नो वे टू नो कि वो होगा कि नहीं रिलैप्स। असल में ज़रूरत इस चीज़ की है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब वो रिलैप्स होगा तो आप क्या करेंगी। असल सवाल ये नहीं है, असल सवाल ये नहीं है कि कहीं वो रिलैप्स ना हो जाए। ये कोई इतना अनोखा वाक़या नहीं है जो कि कुछ 200 साल पहले हुआ था कि कोई पेशेंट रिलैप्स हुआ था। आप सबको हम बता देते हैं कि इस चीज़ का बिल्कुल फ़िक्र ना करें कि वो रिलैप्स हो जाएगा, वो रिलैप्स हो जाएगा। क्योंकि मर्फीज लॉ है कि इफ़ यू थिंक दैट समथिंग कैन गो रॉन्ग इट विल, और अगर आप ऐसा नहीं सोचेंगे तो नहीं होगा। अगर आप ये हर वक्त सोचते रहेंगे कि कहीं रिलैप्स ना हो जाए, कहीं रिलैप्स ना हो जाए, तो मर्फीज लॉ ये कहता है कि हो जाएगा। लेकिन अगर आप वो इक़दामात करते रहें बस जो कि आपके बस में हैं, जो आपके करने के हैं, तो रिसर्च बताती है कि वो रिलैप्स कोई नहीं होगा। यकीन करें, जो खातून मुझसे कल बात कर रही थी, वो इस खदशे के पेश नज़र कि कहीं मेरी बेटी या बेटा, जिसके बारे में भी वो बात कर रही थी, कहीं वो रिलैप्स ना हो जाए, और वो इतनी जिटरी थी और इतनी फ्यूरियस थी, गज़बनाक और चिड़चिड़ा। अच्छा, अगर कोई बंदा अर्ली रिकवरी में हो और उसकी माँ गज़बनाक और चिड़चिड़ी हो और बाप भी ऐसा ही हो या फैमिली मेम्बर भी ऐसे ही हों, ऊपर से काउंसलर भी ऐसा ही करें, तो उसका क्या बनेगा? मुझे बता दें उसका क्या बनेगा जी? क्या होगा उसका जी? रिकवर नहीं कर सकेगा। क्या उसकी माँ को पता होगा कि मैं खुद वो कुछ कर रही हूं जिससे कि ये दोबारा रिलैप्स हो? उसको तो नहीं पता होगा ना। वो तो कह रही मैं तो दिन रात फिक्र करनी है कि किधरे रिलैप्स ना हो जाए। तो मैं कहा जी दिन रात तुसी फिक्र कर दियो
सौंदे भी कोई नहीं, चिड़चिड़े भी होंदे हो और गज़बनाक भी होंदे हो और पिछलियां बिस्तियां भी कर दो, आने वाली बिस्तियां एडवांस कर दो, तो उसके बाद रिलैप्स होने के इम्कानात बढ़ेंगे कि कम होंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जिस को फिक्र है कि कहीं मेरा बच्चा रिलैप्स ना हो जाए, तो मुझसे पूछ ले, मैं बता दूंगा कि हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा था कि जो पहले हमने कभी बात नहीं की, मैं वो आज बात कर रहा हूं कि मोहब्बत करना सीख लेना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में ये लफ्ज़ जो है वो बहुत ज़्यादा सामने आता रहता है। जब कोई हमारे इंटरेक्शन होते हैं लोगों से, तो मोहब्बत का लफ्ज़ हमारे सामने आता रहता है, मोहब्बत। और ये जो मोहब्बत है, ये करना सीखना होगा, ये आज खुद नहीं आती, क्योंकि हमने देखा है कि मोहब्बत बहुत ज़बरदस्त जज्बे के तौर पर शुरू होती है और इसका अंजाम बड़ा अलमनाक होता है। इस प्यार के बीच बीच में मुंह का जायका बदलने के लिए वो अपने बच्चों को ये भी माँ कह रही होती है कि मैं तनु फना कर देंगी। जो रोमांटिक लव की मैं मिसाल दूंगा, तो बाकी जो मोहब्बतें हैं उनका आप अंदाज़ा खुद ही लगा लें, क्योंकि सारी मोहब्बतें रोमांटिक लव नहीं होती। माँ बेटे का प्यार होता है, बहन भाई का प्यार होता है, और एक रोमांटिक लव होता है, और उसमें लव बॉम्बिंग होती है। लव बॉम्बिंग जिसमें बहुत पिंक क्लाउड होता है और लव बॉम्बिंग होती है, और ऑल ओवर यानी लगता है कि बहुत ज़बरदस्त सुहाना मौसम है। तो ये पहली स्टेज होती है जिसमें हम कहते हैं बड़ी शदीद मोहब्बत हो गई है। ये जो स्टेज होती है, तो इसके बाद जो दूसरा शायद इस स्पीड से कोप नहीं कर पाता, जो लव बॉम्बिंग का निशाना बनता है, और वो कोप नहीं कर पाता, तो फिर वो सफोकेट करना लगता है, उसको सांस लेने में दुश्वारी होती है, वो ओवरवेल्म्ड हो जाता है। ओवरवेल्म्ड यानी वो ओवरवेल्म्ड हो जाता है और सफोकेट हो जाता है। सफोकेट क्या मतलब समझते क्या होता है? सांस नहीं आता, सांस नहीं इसको आता, घुटन महसूस करता है। और यहाँ से कहानी बदलना शुरू होती है कि जो निशाना बन रहा होता है लव बॉम्बिंग का, वो कह भी नहीं सकता कि ये मोहब्बत की बारिश जो है ये बहुत ज़्यादा हो गई है, चिक्कड़ हो गया बहुत जी, तो वो कह भी नहीं सकता बेचारा। तो इससे फिर वो घबरा के छुपने लगता है। वो जो मजलूम है ना, जो विक्टिम है, वो लव बॉम्बिंग का जो विक्टिम है, वो छुपने लगता है। जब वो कहते हैं कि बड़े दिन हो गए मिले ना कहीं, तो कहते हैं नहीं, कल तो मेरे अब्बा की शादी है, अच्छा परसों में ये है, कुछ ना कुछ बहाने उसने लगाने हैं कि जी मैं नहीं मिल सकता या मैं नहीं मिल सकती। वो बात यह है कि जी एक वो लड़की ने किसी लड़के को कहा कि कल रात जो है मंदिर के पीछे आना, तो वहाँ कोई भी नहीं होगा। तो लड़का जो है रात 2:30 बजे मंदिर के पीछे गया, तो वहाँ कोई भी नहीं था। पहली चीज़ है लव बॉम्बिंग, शिद्दत, सदकेवारी, जिंदा नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर, वगैरह वगैरह। और इस कदर छा जाने की कोशिश। अच्छा, ये अपना इसका माँ बाप का वर्जन भी देखें जो कि वो अपनी औलाद के साथ करते हैं। माँ बाप का वर्जन भी देखें जो अपनी औलाद के साथ करते हैं। उसकी हर चीज़ ज़िंदगी हमने खुद जीनी है, उसके सब्जेक्ट्स हमने खुद जो है तय करने हैं। उसकी शादी भी हमने अपनी मर्ज़ी से करनी है, उसे चांद सी दुल्हन भी हमने खुद लेके आनी है उसके लिए, ताकि वो ग्रहण लगा सके। तो हर मोहब्बत में ये स्टेज आ सकती है जब एक की स्पीड बहुत ज़्यादा हो और दूसरे की स्पीड ज़रा कम हो। अगर दोनों की स्पीड ज़्यादा हो तो फिर शायद उस तरह के मसाइल ना हो। लेकिन दूसरी स्टेज पे आते आते जिसमें फिर सफोकेशन होने लगती है, बंदा थोड़ा बहाने छुपने लगता है, और जो छुपने लगता है वो आइसोलेशन में चला जाता है कि कहीं मैं नज़र आया तो फिर मुझे लव बॉम्बिंग का निशाना ना बनाया जाए, क्योंकि वो चीज़ जो उसको लव लग रही होती है, जो मोहब्बत की बॉम्बिंग कर रहा होता है, वो दूसरे को नहीं लव लग रही। तो यानी एक चीज़ इधर से जाते जाते दूसरी तरफ वो बिल्कुल अपनी
नौयत बदल लेती है। इधर से जो चीज़ 6 नज़र आती है उधर से वो 9 नज़र आती है। जब कोई बंदा इस तरह पीछे छुड़ाने लगता है कि क्यों ना कल मिले, कल ये है, क्यों ना परसों मिले, परसों वो है, बुध को क्यों ना मिले, जुमेरात को क्यों ना मिले, तो वो कोई ना कोई बहाना सामने आता है। तो उसके बाद फिर जेलसी शुरू हो जाती है। जेलसी ये मोहब्बत की एक स्टेज है जिसमें जेलसी, क्या कर रहा है, क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही, किससे मिल रही है, किससे नहीं मिल रही, शुकूक व शुबहात और पता पुता करना, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देना, फॉलो करना सीक्रेटली एंड ओपनली। तो ये जो है फिर एक जेलसी की स्टेज आ जाती है। और उसके बाद जब भी मुलाकात होती है तो बिलिटलिंग करते हैं, छोटा करार देना किसी को, तुम ये क्या है, तुम्हें वो क्या है, तुम ऐसा क्यों नहीं करती या करते, तुम यूं क्यों नहीं करते, तुम्हारा ये क्यों नहीं ठीक और तुम्हारा वो क्यों नहीं ठीक, फलाना क्यों मामला ये इस तरह है। बजाय इसके कि जिससे आप प्यार करते हैं तो उसको आप उसकी वडियाई करते हैं। आप कहते हैं तुम्हारा जवाब नहीं, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। मोहब्बत जो होती है वो किसी को ऊंचा उड़ाने के लिए होती है, उसकी लुटियां डुबोने के लिए नहीं होती। तो फिर ये जो होता है कि कुछ नहीं हो तुम्हारा तो ये चीज़ नहीं ठीक, तुम्हारी तो वो चीज़ ठीक नहीं, और इस तरीके से बहुत ज़्यादा मोरल नीचे, डाउन डाउन डाउन। इसका माँ बाप का वर्जन है, तेरा कख नहीं होना, तू जेल जाएगा एक दिन, तू पढ़ नहीं सकता, तू नहीं होना पास। नेगेटिव अप्रेजल जिसको हम कहते हैं। जब तक असी जिउने आ तेरी मौज लगी है, जो असी मर जाना तू रुलेंगा, सड़कों पे रुलेंगा। मतलब कहने का यह है कि माँ बाप का भी ये एक वर्जन होता है। दोस्त भी ऐसे ही करते हैं। पुराना दोस्त हो गया है वो और बिलिटल करता है, वो बहुत ही बिलिटल करेगा। जो पुराना दोस्त हो गया ना वो बहुत करेगा, जो नया दोस्त है वो नहीं करेगा। नया 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 पहली स्टेज पे। तो इसका हर वर्जन होता है। इसमें ऑर्गेनाइजेशनल वर्जन भी है कि कोई नया वर्कर है तो ही इज़ मोस्ट वेलकम, और जो बहुत पुराना और इस्टेब्लिश्ड और बेहतरीन वर्कर है तो ही इज़ मोस्ट इग्नोर्ड पर्सन। इसका हर वर्जन मौजूद होगा। और जब किसी को छोटा करार देते हैं, निक्का करार देते हैं, तो वो निक्का हो जाता है, परसेप्शन में निक्का हो जाता है। आप किसी को बार बार आप 5 दफ़ा किसी को घोड़ा कहें तो वो हिनहिनाना शुरू कर देगा। और 5वीं स्टेज पे फिर ये होता है कि मैंने पता नहीं तुमसे मोहब्बत करके बहुत गलती की है, आई थिंक वी मस्ट ब्रेक अप। दिल ये चाह रहा होता है कि दूसरा कहे कि नहीं नहीं मैं नहीं, जिससे कि सेल्फ इस्टीम को कोई थोड़ा सहारा मिलता है कि पता नहीं हमें एक साथ होना चाहिए कि नहीं, मुझे कमिटमेंट मुझसे नहीं हो रही, मुझे कमिटमेंट फोबिया हो गया है, कभी ब्रेकअप कर भी देना, बस आज से हम जुदा हो गए, अगले दिन फिर मिन्नत समाजत करके मना लिया कि वो कल मेरी गलती थी, आई अपोलोजाइज। ये कहना कि कंपैटिबिलिटी नहीं है, हाँ, कंपैटिबिलिटी नहीं है, या फ्यूचर ऐसा होगा या वैसा होगा। तो जी इसका एक माँ बाप का भी वर्जन है, मैं तेनू घरों कट देना है, मैं हूँ बस तू समझ ला तेनू घरों कट देना है। या बच्चा कहता है जी मैं चला जाऊँगा, या खामद कहता रहता है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा 50 साल के बाद। वो हमारे एक मेरे बहुत ही करीबी अजीज़, मैं आइडेंटिटी नहीं बता सकता, उन्होंने अपनी बीवी को 50 साल मैरिज के बाद 2-4 दिन पहले कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तुम मेरी हिमायत नहीं करती। तो बात मेरे तक पहुंची, मैं फिर गया तो अब मैंने समझाना था। कितना मुश्किल बात है किसी को समझाना। तो मैंने कहा कि आपने ये कहा कि मैं तलाक दे दूंगा। मैं कहा जैसी आप लाए थे 50 साल पहले तो वैसी करके दे दें। मैं कहा उस वक्त ये थी कोई 55 kg की, अब ये हैं 155 kg की। तो मैं कहा 55 kg की वापस कर दे, बाकी रख लें। वो शर्मिंदा हो रहे थे कि नहीं आप तक बात पहुंच गई है तो ये तो अच्छा नहीं है। तो मैंने कहा चलें फिर, आप अगर ख्याल करें तो अच्छी बात है। ये जो ब्रेकअप होना
ब्रेकअप होने के बाद थोड़ी शेप बढ़ा लेना और फिर चर्च पीना, क्योंकि क्यों जी मजनू मजनू बन जाते, नेमुल बदल है ना उस चीज़ का। इस वजह से कि हमारे जो दिमाग है अभी वो बन रहे होते हैं और हम में उनमें चीज़ें ठोस ठोस के भर रहे होते हैं। आप ये जो बाज़ार से सूटकेस ख़रीदते हैं, बैग ख़रीदते हैं, तो वो बन चुके होते हैं, तो आप उनमें चीज़ें भरते हैं। और कभी कभी आपको तजर्बा हुआ होगा कि आपने किसी बैग में ज़्यादा चीज़ें ठोस के भर दी और वो उधड़ गया। लेकिन अगर कोई बैग अभी इन दी प्रोसेस ऑफ मेकिंग हो और आप उसमें ज़्यादा चीज़ें ठोसना शुरू कर दें, तो उस बैग का तो फिर कुछ नहीं बचने वाला। और जो ह्यूमन ब्रेन है, इंतहाई दिलचस्प बात है कि ये बहुत हल्की फुल्की शक्ल में ये भी बना होता है, तो बंदे को दुनिया में भेज दिया जाता है। आप अंदाज़ा करें, जिस बच्चे को दुनिया में भेजा जाता है वो कितना फिट होता है सर्वाइवल के लिए, या आपके ख्याल में उसका दिमाग कितना बन चुका होता है? उसका दिमाग अभी इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग होता है, इन द प्रोसेस ऑफ बिगनिंग होता है, और वो उसको दुनिया में भेज दिया जाता है। वो अभी उठ के बैठ नहीं सकता, चल फिर नहीं सकता, भाग दौड़ नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, और वो रो सकता है। ये उसको सबसे पहली जो स्किल दी जाती है ताकि वो अटेंशन दुनिया की ले सके, वो रोना है। और उसके बाद उसके ब्रेन की डेवलपमेंट होती रहती है, और लड़की के ब्रेन की डेवलपमेंट 25 साल की उम्र तक चलती है, डेवलपमेंट, बेसिक डेवलपमेंट। और लड़के के दिमाग की जो बेसिक डेवलपमेंट है वो 28 साल तक मुकम्मल होती है। तो 3 साल का ये गैप भी है कि लड़का ज़रा दिमागी तौर पर स्लोली डेवलप होता है और लड़की ज़रा फास्ट डेवलप होती है। और जो फास्ट डेवलप होती है तो वो 25 साल में उसके दिमाग की फ़िज़िकल डेवलपमेंट मुकम्मल होती है। और इस दौरान हम उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या ठूस ठूस के भर रहे होते हैं। एक डेवलपिंग ब्रेन को देखिए, हमारा जो मैदा होता है ना, वो जब हम पैदा होते हैं तो वो डेवलप्ड होता है ऑलमोस्ट, काफ़ी हद तक। हाँ, अभी वो कीमा नहीं खा सकता, लेकिन 4 महीने का बच्चा भी अंडा खा सकता है। दूध तो खैर 1 दिन का बच्चा भी पी सकता है, और दूध को हज़म करने के लिए निज़ाम मौजूद होता है। सिर्फ आयतें नहीं खा सकता मेरा ख्याल है कोई 1 हफ्ते का बच्चा। मैदा फिर भी डेवलप्ड होता है, गुर्दे डेवलप्ड होते हैं, फेफड़े डेवलप्ड होते हैं, दिल डेवलप्ड होता है। उस बच्चे का दिल अगरचे पैदा होने से पहले दिल के अंदर सुराख होता है बच्चे के, और हर बच्चा जब पैदा होता है तो उसके बाद वो सुराख शट डाउन होता है, और कुछ कुछ बच्चों का वो सुराख दिल का खुला रह जाता है, जो नीले हो जाते हैं बच्चे, और फिर उनका ऑपरेशन होता है और वो सुराख बंद किया जाता है। लेकिन हर बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो उसके दिल के 2 खानों में सुराख होता है। वो एक टेक्निकल वजह से होता है, और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो वो सुराख ठक करके बंद हो जाता है। तो दिल भी मुकम्मल होता है, फेफड़े भी मुकम्मल होते हैं, स्किन भी ठीक होती है, उसका जिस्म पे उसके घुटने, उसके पाँव, उसकी उंगलियां जहाँ प्यार करते हैं, बच्चों से खेलते हैं, सब ठीक होता है। पर उसका दिमाग जो है बहुत ही नामुकम्मल होता है, और वो मुकम्मल होता है 25 साल की उम्र में लड़कियों के लिए और 28 साल की उम्र में। और हम उसके ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं कर रहे होते, हम उसके ब्रेन को भरने की कोशिश कर रहे होते हैं। देखिए, एक है दिमाग की नशो नुमा और एक है दिमाग को भरना, सॉफ्टवेयर से भरना। हम उसमें मज़हब डाल रहे होते हैं, हम उसमें कल्चर डाल रहे होते हैं, फिर हम ट्विंकल ट्विंकल डाल रहे होते हैं उसमें, और फिर हम उसमें मैथ्स डालते हैं, फिर उसमें फ़िक्र डालते हैं, फिर उसमें फियर डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम करते रहते हैं, उसके साथ भरते रहते हैं। और आप इसी वजह से देखते हैं कि कुछ लोग पीएचडी कर लेते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी बुनियादी तौर पर भी नहीं अच्छी तरह गुजर रही होती, उनकी ज़िंदगी में बड़ा फसाद होता है। और हम इस बारे में बड़े फ़िक्रमंद होते हैं, क्योंकि ये हिस्ट्री में ये चीज़ मौजूद है कि इसकी ज़रूरत थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा
इल्म भर दें लोगों के दिमाग में। तारीख़ में इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की गई कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दिमाग में इंफॉर्मेशन भर दें। जैसे CSS का एग्ज़ाम है तो वो उसकी बेस क्या है कि जनरल नॉलेज बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, हिस्ट्री का पता हो और हर चीज़ का पता हो जो पहले हो गुजरी है। लेकिन ये पहले की बातें हैं, जब कंप्यूटर नहीं था, जब गूगल नहीं था। अब अगर आपने किसी भी बात के बारे में जानना है तो ऐसे 1 मिनट के अंदर अंदर आप गूगल पे सर्च करके तो पता कर सकते हैं कि सतह मुर्तफ़ा पहाड़ी इलाका कहाँ वाक़या है। अब आपको बड़ी आसानी से पता चल जाता है इस बात का। तो जहाँ इस चीज़ की ज़रूरत है कि इल्म भी भरा जाए पर ठोस के ना भरा जाए, वहाँ इस चीज़ की ज़रूरत है कि जो दिमाग है वो हेल्दी डेवलप कर जाए। उसमें हम फियर ना डालें कि ये ना करो तुम्हें अल्लाह मारेगा, घर से बाहर ना जाओ वहाँ तुम्हें अल्लाह मारेगा। मुझे बताइए कि ये आम फिक्रे है नहीं कि बच्चे को अल्लाह के बारे में ये कहा जाता है कि अगर तुम घर से निकले तो वो मारेगा, अगर तुम खंबे तक गए तो फिर मारेगा, और जिन आ जाएगा, जिन बाबा आ जाएगा। तो हम एक फियर उसके दिमाग में ठोस ठोस के भर रहे होते हैं। और जहां फियर होगा वहां डेवलपमेंट नहीं हो सकती। जहां भी फियर होगा, आप एक बिल्डिंग बनाएं और उसके इर्द गिर्द पटाखे चलाने शुरू कर दें तो कोई राज मजदूर वहां काम नहीं कर सकेगा। जहां फियर होगा वहां तामीर नहीं हो सकती। और जो फियर है ये ऑपोजिट ऑफ लव है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि लव बॉम्बिंग से भी फियर क्रिएट हो जाता है कि जिस स्पीड से कोई गेंद को रिसीव नहीं कर सकता, अगर आप उस स्पीड से किसी की तरफ गेंद फेंकेंगे तो वो डर जाएगा, वो उसे रिसीव नहीं कर सकेगा। तो जो मोहब्बत का उलट है वो फियर है कि बंदा डरने लगे कि अभी फिर मुझे बॉम्बिंग का सामना होगा। ये एक्चुअल बॉम्ब, अगर आप में से किसी ने 65 की जंग को अगर देखा हो तो हर थोड़ी देर बाद सायरन बजा देते थे, तो कहते थे कि छुप जाओ, वो पता नहीं कहाँ ट्रेंचों में जाके छुप जाओ। और उसके बाद कोई जहाज़ आते थे, वो जहाज़ घूम फिर के चले जाते थे और फिर सायरन बजते थे, फिर वो लोग बाहर निकल आते थे। जी, बॉम्ब भी गिरते थे। और 71 की वॉर में भी यही होता रहा। लेकिन आप में से ज़्यादातर लोगों ने 71 की वॉर भी नहीं देखी हुई और आपको शायद ये तजर्बों का पता नहीं। ये जो लव बॉम्बिंग होती है ये भी बड़ी एक्चुअल चीज़ है, लेकिन ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये मोहब्बत का अच्छा आगाज़ नहीं है। कि वो सिगरेट अगर पीता है तो क्या करें, अगर सेल फ़ोन इस्तेमाल करने पे मुसिर है तो क्या करें, गाड़ी चलाने पे इसरार करता है तो क्या करें। आपका एक रोल मुतय्यन है जिसकी बाउंड्रीज हैं, बाउंड्रीज उसकी स्टार्टिंग लिमिट्स हैं और उसकी एंडिंग लिमिट्स हैं। बाउंड्रीज यानी आपका जो रोल है, जो आपका किरदार है, जब आपकी फैमिली में कोई मुसीबत में पड़ जाता है, किसी को मलेरिया हो जाता है, किसी को शुगर हो जाती है, तो बतौर फैमिली मेंबर आपका किरदार कहाँ से शुरू होके कहाँ ख़त्म हो जाता है। स्क्रिप्ट राइटर अगर आपका किरदार लिखे तो कितना लिखेगा। अगर घर में शुगर है, मसलन आप में से कई होंगे जिनके घर में किसी ना किसी को शुगर होगी, तो वो हलवा खा जाते होंगे और वो चोरी छुपे फ्रिज खोल के आधी रात को कुछ ना कुछ गुस्ताखियाँ करते होंगे। तो वो जो गुस्ताखियाँ वो करते हैं, जब सुबह उनसे पूछा जाता है, कहते हैं मनु आज तो बड़ी गहरी नींद आई है। वो जो गुस्ताखियाँ हैं जो कि करते हैं, तो घर वाले बाकी समझाने बुझाने पे इत्तफाक करते हैं ना कि ना करें, फिर आपको ऐसा हो जाता है या वैसा हो जाता है। और आप अपना रोल थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कि फ्रिज में ऐसी चीज़ें ना रखें कि टेम्पटेशन हो, आसानी पैदा करें कि जब वो फ्रिज खोलें तो उसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र ही ना आए कि जो वो बदपरहेज़ी कर। लेकिन गर्दन दबोच के या कान मरोड़ के तो नहीं किया जाता। कहने का मतलब ये है कि जब आपका फैमिली मेम्बर नशे की बीमारी में मुब्तला होता है, तब भी आपकी अप्रोच हेल्पफुल होनी चाहिए, हर्टफुल नहीं होनी चाहिए। When helping someone becomes hurtful, यहाँ से प्रॉब्लम होता है कि हेल्प करते 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 मतलब मसला ही ख़राब कर देना।
यानी गुंजाइश ही ख़त्म कर देना, गेम से आउट हो जाना। प्रॉब्लम यह है कि पिक एंड चूज़ करें, अपने खेल को पिक एंड चूज़ करें कि ये मुझे करना है, ये मुझे नहीं करना, ताकि मैं गेम से आउट ना हो, ताकि मैं अगले ओवर में ये काम कर सकूं। लिहाजा जब फैमिली वाले हमें कहते हैं कि सिगरेट के बारे में क्या पॉलिसी है, तो हम कहते हैं कि सिगरेट नशा है, और आपका पेशेंट अगर नशा करता है तो आपको इस बारे में कुछ इक़दाम करने की ज़रूरत है। कहते हैं फिर अच्छा, फिर पीन नहीं देना सिगरेट। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं, आपने रोल प्ले करना है कि सिगरेट छोड़ने की तरफ उसका जहन माइल हो जाए। आपने एक रोल प्ले करना है कि सिगरेट छोड़ने की तरफ उसका माइल दिमाग खुद ब खुद हो जाए। मोटिवेशन जिसको कहते हैं, बार बार कोई बात कही जाए जो कि अच्छे अंदाज में कही जाए। आपने टीवी पे एडवर्टाइजमेंट्स देखी हैं, वो बार बार एक बात कहते हैं और बीच में कभी आपको नहीं डांटते कि कल हमने कहा था तो आपने फिर वो चाय तो पी कोई नहीं, फिटे मुँह आप सबका। मतलब इस तरह की टीवी के ऐसी कोई एडवर्टाइजमेंट होती है जिसके आखिर में हो फिटे मुँह, फिर एको के साथ फिटे मुँह, फिटे मुँह, कोई खरीद ही नहीं रहा। हाँ, कोई ख़रीद ही नहीं रहा। तो ऐसी तो कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होती। वो अच्छी अच्छी खूबसूरत लड़कियां लड़के वो ढूंढ के लाते हैं और फिर वो गाना होता है, बड़े प्यार से वो गाना गाते हैं, जिंगल होता है, और फिर वो एक दिन में कम से कम 10 दफ़ा वो दिखाते हैं। लेकिन वो कसर नहीं छोड़ते, वो रेपिटिशन करते रहते हैं। तो रेपिटिशन इज़ द मेन की, कि आप कितनी दफ़ा रिपीट कर सकते हैं। ज़रा गौर से सुनिएगा कि टूल नंबर 1 है रेपिटिशन। रेपिटिशन कि माहौल कैसा है कि आप कितनी दफ़ा रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि ये माहौल पे डिपेंड करता है। ये माहौल पे देखिए, अगर वो एडवर्टाइजमेंट हो टीवी पे और आखिर में हो फिटे मुँह, फिटे मुँह, फिटे मुँह, तो हो सकता है लोग चप्पल उठा के अपनी टीवी पे मारे, जिससे कि वो स्क्रीन टूट जाएगी और दोबारा वो एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगी, तो माहौल ख़राब हो गया ना। तो घर में जब आपने किसी बच्चे को कहना होता है कि पढ़ो, या किसी बड़े को कहना होता है कि वर्जिश कर लो या वॉक कर लो या ये काम कर लो या वो काम कर लो, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि माहौल ऐसा हो कि आप कह सकें। माहौल को प्रिजर्व करना, माहौल को शाइस्ता रखना, शगुफ्ता रखना, रखशिंदा रखना, ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? फैमिली की। जो चाहते हैं कि उनके बच्चे में तब्दीली आए, तो माहौल को ऐसा रखना है कि बात आप कर सकें। और उसके लिए ये ज़रूरी है कि जब आप बात करें तो उसको मुख्तसर रखें, मुख्तसर। क्योंकि अगर आपने लंबा लेक्चर दे दिया पीर के दिन शुरू होकर जुमेरात तक बरसात की झड़ी की तरह, तो फिर ऐसा मौका साल में आपको सिर्फ 1-2 दफ़ा ही आएगा। लेकिन अगर आप मुख्तसर सी बात करते हैं तो दूसरा बंदा कहता है कि नहीं, लंबी किलकलियान कोई नहीं करनी है, ना मुख्तसर जी गल कर रहे हैं, तो मैं चुप करके सुनी ला। यानी जितना मुख्तसर रखें। अगर आप चाहते हैं कि बार बार कह सकें, टीवी की एडवर्टीजमेंट होती है 10-15 मिनट की, नहीं होती है, 40 सेकेंड, 30 सेकेंड, 15 सेकेंड, फिर 7 सेकेंड, ये वक्त के साथ साथ वो उसको और छोटे किए जाते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि पहले एडवर्टाइजमेंट छोटी हो तो फिर उसको लंबा करी जाइए कि तेरा फलाना दोस्त भी मैनू पता है वो चंगा नहीं हो, तेरा फलाना दोस्त भी नहीं चंगा। मतलब लंबी नहीं करनी बात, क्योंकि जो तनकीदी बात होती है जिसे हम कहते हैं बिलिटलिंग, किसी को छोटा करना, किसी को छोटा करना, ये किसी के लिए बहुत मज़ेदार नहीं होता। ये जो मियाँ बीवी को करते हैं शादी के 6 महीने बाद, जिसको 250 लोग लेके जाते हैं बयाने के लिए और फिर उसको 100 बातें करते हैं, तो ये सारी चीज़ जो होती है ये रिश्तों को ख़राब करने वाली होती है और इसमें आपको किसी तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं मिलेगी। आप तब्दीली नहीं कर सकेंगे। तब्दीली करनी है तो सबसे पहले ये है कि आपको कम से कम 10-15 दफ़ा किसी एक ही दिन में वो बात कहने की गुंजाइश पैदा करनी है, जो आपकी ज़िम्मेदारी है। माहौल बनाना आपकी ज़िम्मेदारी है और उसका तरीक़ेकार ये है कि आपके चेहरे पे कोई वहशतनाक और खौफनाक और हैबतनाक तासरात ना हो।
एक आपकी जजमेंट है जब आपका दिमाग नरोया होता है, नरोया समझते हैं, जिसमें कोई किसी केमिकल का इन्फ्लुएंस नहीं है, और जैसे कोई दिमाग है जो कि ठीक ठाक है और उसके ऊपर किसी का असर भी नहीं है। अगर आप फर्ज करें किसी ऐसे बंदे से मिले हैं जो आपके दिमाग पे असर डालता है, तो भी आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। अगर आप किसी ऐसे स्लिपरी फ्रेंड को मिलेंगे तो सिगरेट के बारे में या चरस के बारे में या हेरोइन के बारे में जो आपके आइडियाज़ हैं वो बदल जाएंगे। अगर आप स्लिपरी फ्रेंड को नहीं मिलते तो हो सकता है कि आपको बहुत दिनों क्रेविंग ही ना हो, लेकिन किसी एक ऐसे स्लिपरी फ्रेंड और किसी स्लिपरी जगह के अंदर आप जाते हैं तो आपके अंदर एकदम वो जाग पड़ती है क्रेविंग। हालांकि इसमें केमिकल कोई नहीं है, लेकिन अगर आप सिगरेट पी लेते हैं तो निकोटीन जाके सिस्टम को हलचल मचा देती है, ट्रिगर करती है। तो जब आप जैसे कोई एक काम करते हैं तो उस जैसा कोई और काम करने की तमन्ना होती है। जैसे लोग रेस्टोरेंट जाते हैं तो पहले वो कभी कभी जाते हैं, फिर वो ज़्यादातर जाते हैं, फिर वो रोज़ जाते हैं। तो अगर कोई बंदा रेस्टोरेंट जाता ही नहीं तो फिर उसके दिल में तमन्ना पैदा नहीं होती रेस्टोरेंट में जाने की। इंसान की नेचर है कि वो जो काम भी करेगा, अगर उससे कोई रिवॉर्ड होगा तो वो काम फिर करेगा। अगर आप एक काम करते हैं जैसे सिगरेट और उसका एक रिवॉर्ड होता है जैसे कि मज़ा, तो आपको पता है कि दोबारा सिगरेट पीऊँगा तो भी मज़ा आएगा, और अगर मैं अब चर्स पीऊँगा तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, और अगर मैं हेरोइन पीऊँगा तो बात ही और है। तो हमारा दिमाग जो है वो रिवॉर्ड के साथ चलता है कि एक ट्रिगर होता है कि आपने सिगरेट पीना है, फिर आप सिगरेट पीते हैं, फिर एक रिवॉर्ड होता है यानी डोपामिन रिलीज होती है। क्योंकि एक लो लेवल डोपामिन रिलीज एक्टिविटीज़ हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें हम लो लेवल कहते हैं। लो लेवल इसलिए कहते हैं कि वो जो डोपामिन आपकी रिलीज होती है उससे आपका दिमाग डिप्लीट हो जाता है। डिप्लीट समझते हैं, खाली हो जाता है, पांडा खाली। तो जो लो लेवल एक्टिविटीज़ हैं जिनसे डोपामिन रिलीज होती है, इनसे पांडा खाली हो जाता है। और एक होती है हाई लेवल एक्टिविटीज़ जिनसे डोपामिन रिलीज होती है लेकिन बर्तन भर जाता है। देखिए, दो कामों में से एक आसान काम यह है कि आप अपने आप पे काम करें, और दो कामों में से मुश्किल काम यह है कि अपने ते भी करो तो दूजे ते भी करो। तो अपने कपड़े धोना तक तकरीबन आसान है, इस्त्री करना, लेकिन सारे घर वालों के कपड़े धो के इस्त्री करना ज़रा मुश्किल है। तो मैं बात कर रहा था कि धूप में बैठे तो ये हाई लेवल डोपामिन प्रोडक्टिव एक्टिविटी है। जैसे अगर आप योगा करें तो ये हाई लेवल डोपामिन प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, यानी खुशी का जो केमिकल है वो बहुत ज़्यादा पैदा होगा। ऑलिव ऑयल से कहते हैं बहुत ज़्यादा पैदा होता है, और एक्सरसाइज से, वॉक से पैदा होता है, और जो बैलेंस डाइट आप लेते हैं तो उससे भी यानी पैदा होता है। तो जो हाई लेवल एक्टिविटी हैं जिससे डोपामिन रिलीज भी होती है और साथ पैदा भी होती है, और एक वो चीज़ें हैं कि जिससे रिलीज होती है पैदा कोई नहीं होती। वो जो एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें लो लेवल डोपामिन रिलीज एक्टिविटी कहते हैं, तो अल्टीमेटली ऐसा ही है कि जैसे आप बैंक से चेक लिख लिख के या क्रेडिट कार्ड से धड़ाधड़ खर्चे कर रहे हो तो खुशी मिलेगी ना? नहीं, खुशी तो मिलेगी ना, लेकिन पीछे बैंक का क्या हो रहा होगा? खाली। लेकिन अगर आप बैंक में ठीक ठाक रकमें जमा भी करा रहे हो और यूज़ भी कर रहे हो, लेकिन वो थोड़ी कर रहे हो, तो नेट रिजल्ट क्या निकलेगा? वो बैलेंस बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जब भी आप अपने बैलेंस को देखेंगे तो वो भरा होगा, लबोलब भरा होगा। तो डोपामिन भी एक बैंक अकाउंट है आपका। और जो आपने बात की शुरू में सिगरेट के बारे में, उसमें आपको मुश्किल सिर्फ ये है कि कित्थों शुरू होना है तो कित्थे मुकना है। आपको ये थोड़ी सी मुश्किल होती है। मेरा ख्याल है कि स्टार्ट कित्थों होना है तो मुकना कित्थे। आप में से कोई अपनी ये मुश्किल बयान कर सकता है कि क्या वाकई ये मुश्किल है कि स्टार्ट और फिनिश में आप बीच में कितना फासला है जो आपने ये एफर्ट करनी है, और उसके बाद आपने यू कॉल इट ए डे कि आज दा काम मुक गया बस।
टीवी वाले भी जानते हैं अच्छी तरह, हर चीज़ वो रिसर्च करते हैं, उनको पता होता है कि जब एडवर्टीजमेंट का काम शुरू होता है ना, वक्फा आ जाता है, तो लोग उठ के अपने छोटे मोटे काम कर रहे होते हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, किचन में जाके डोई फेर ली थोड़ी सी, ये या कुछ ना कुछ दूसरा चैनल पे चले गए, सब पता है उनको। इससे ज़्यादा तो आपके साथ नहीं होती कि पहला काम ये उठ के वॉशरूम जाना है, दूसरा काम ये करना है कि जाके हांडी पे डोई फेरनी है, और तीसरा काम ये करना है कि जो नहीं उठ के जान जोगे किधर थे स्विच कर लेना है चैनल, और देखते रहना है कि जब तक एडवर्टीजमेंट आ रही है तब तक नहीं देखना हो चैनल। तो आपका क्या हाल है कि तुसी बड़े चलाक हो, उन्होंने नहीं पता, उन्होंने नहीं पता, उन्होंने सब पता है, उन्होंने सब, वो अगेंस्ट ऑल ऑड्स वो ये काम कर रहे होते हैं और वो नाराज़ कोई नहीं होते। तो वो आपने लतीफ़ा सुना हुआ है ना कि चौधरी साहब फिर मैं ना ही समझा, वो एक चौधरी साहब थे तो उनके घर कोई मरासी जो है वो रिश्ता लेने आ गया, कॉन्फिडेंस वाला था, तो वो आके कहता है कि जी मुझे रिश्ता चाहिए, आपकी बेटी का रिश्ता चाहिए। तो पहले तो चौधरी साहब हक्का बक्का ही रह गए, परेशान ही हो गए। फिर उन्होंने कोई मुलाजमा नूं सद्दिया तो उन्होंने कहा इन्हूं फैंटी लाओ। अच्छा, तो मुलाजमा ने बाबा फैंटी फुंटी लाई, ठीक ठाक फैंटी लाई, तो अखीर ते जो फैंटी खा के ते बिल्कुल वो मार के रज गए, तो मार खा के रज गए। तो बाद उन्होंने चौधरी साहब ने कहा कि बस करो हुण और फैंटी ना लाओ। तो उठ के ते मरासी जान लग्या, तो बाहर निकलते कहते चौधरी साहब फिर मैं ना ही समझा। ये चीज़ डेवलप करें कि आपका मूड ख़राब ना हो। ये जो वहम है, जो हमें लगता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो फिर तो काम होगा ही नहीं। कई दफ़ा हम जो फैमिली नई नई आती हैं तो हम उनको एक टास्क देते हैं कि एक हफ्ता तुसी इन्हूं कुछ नहीं कहना। कई दफ़ा हम उनको टास्क देते हैं कि आज से एक हफ्ता तुहाडा कोई लेना देना नहीं, टैंपरेरीली एक हफ्ते लिए तुसी इस बच्चे नूं कुछ नहीं कहना, बिल्कुल तुसी परा मूँह मोड़ लो, अपनी ज़िंदगी वाल तको। तो कहते फिर तो नशा करके पता नहीं की कर देगा। लेकिन मैं फिर उनको समझाता हूँ कि ये इतना नशा जितना कि इन्होंने करना होता है, ना आप उसमें कोई कमी कर सकते हैं, ना आप उनमें कोई ज़्यादती कर सकते हैं। ये उन्होंने करना होता है अपनी बीमारी की वजह से, और उनकी बीमारी एक मैग्नेट की तरह अंदर से नशे को खींच रही होती है, और वो मैग्नेट है जो कि नशे को ड्रॉ कर रहा होता है अपने अंदर। आपका इसमें कोई रोल नहीं। आपको वैसे लगता बहुत है, वो यानी आपकी जो आनियाँ जानियाँ हैं आपको लगता बहुत है कंट्रोल कर सकते कि आप कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन मुझे बताएं ऑनेस्टली, इफ़ यू लुक बैक, तो आप सोच के मुझे बताएं कि ये जो आपकी आनियाँ जानियाँ हैं इससे कोई कभी फ़र्क पड़ा है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उन्होंने करना होता है तो वो कर गुजरते हैं। हमें उनके दिल को जीतना होता है, हमें उनके दिल पे दस्तक देनी होती है। और दिल पे दस्तक देने का तरीका क्या है? दस्तक कैसे देते हैं? धीरे से दस्तक, आप दरवाज़ा ही तो नहीं तोड़ देंगे किसी का। और दिल तो ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ है, तो आप उस पर दस्तक देते हैं तो बहुत आप प्यार से दस्तक देते हैं, और 2-3 दफ़ा दस्तक देते हैं तो आज के लिए आप वापस लौट जाएंगे। आपको समझ में आ गई कि वो जो आप कहते हैं कि फिर वो सुनेगा नहीं जब तक असी उच्चा नहीं बोलांगे, जब तक रौला नहीं पावांगे। तो ये बदल के देखें। नहीं, बीमारी को तो इलाज से ही ठीक करना होगा। देखिए, एक मरीज़ है जिसको कैंसर है या डायबिटीज़ है या दिल की बीमारी है, तो एक उसका डॉक्टर इलाज कर रहा है, लेकिन स्टेंट डाला है डॉक्टर ने उसको, और आप उसके घर गए हैं, तो अब आपने उससे क्या बात करनी है? तो इसमें बहुत रोल प्यार का भी होगा, इसमें बहुत रोल आपके लफ्ज़ों के इंतखाब का भी होगा। लेकिन पहले ये बात है कि घर में माहौल अच्छा रखना ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं, ताकि बातचीत चलती रहे। माहौल अच्छा रखना, घर में माहौल को ऐसा रखना कि गल चलती रहे। क्योंकि मुझे बताइए कि मेरी और आपकी ज़िंदगी में ऐसा कई दफ़ा नहीं होता कि गल रुक जाती है। जिमें कोई गड्ड नहीं फस जाती गारे च, तो वो बड़ी बुरी पोजीशन होती है जब बात रुक जाती है। जब साइलेंस आ जाता है तो वो साइलेंस को कहते हैं कि वो किल कर देता है बंदे को। बाज़ औक़ात लोगों का जब लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है तो उनकी तलाक नहीं होती, जब वो साइलेंस हो जाते हैं तो उनकी तलाक हो जाती है। यानी दुनिया में एक लैब है, डॉक्टर गॉटमैन उसके सरबराह हैं सियाटल में,
गॉटमैन इंस्टीट्यूट। गॉटमैन इंस्टीट्यूट है। दोनों मियाँ बीवी जो है लोगों की ज़िंदगियों में मोहब्बत भरते हैं, शादियों में मोहब्बत भरते हैं। तो उनकी लैब है, वो कहते हैं कि कोई भी मियाँ बीवी हमें आप दे दें और हम 15 मिनट उनको देखेंगे, किसी कमरे में बिठा देंगे उनको अकेले, और 15 मिनट देखेंगे कि वो एक दूसरे की तरफ देखते कैसे हैं, एक दूसरे से बात कैसे करते हैं, तो हम आपको बता देंगे कि इनकी तलाक कब होने वाली है। क्या ये इम्पॉर्टेंट नहीं है? क्या आप सब नहीं समझते कि आपके घरों में साइलेंस हो जाता है और साइलेंस के चंद दिन के बाद फिर वायलेंस हो जाता है और वायलेंस के चंद दिनों के बाद फिर साइलेंस हो जाता है और बाज़ औक़ात एक दूसरे के साथ छोटी मोटी बात करना भी मुमकिन नहीं रहता। इसमें क्या नशा करने वाले को आसानी नहीं हो जाती? जब बात ही ख़त्म हो गई, जब आपने 15 दिन कहना ही कुछ नहीं और 15 दिन वो नशा करते करते नशे के दिए हुए कॉन्फिडेंस से आके कूद के पड़ता है। आपको पता है कि नशे का एक अपना ख़ास इन्फ्लुएंस है। कोई नशा एक तरह से असरअंदाज होता है, कोई दूसरी तरह से असरअंदाज होता है, और कोई नशा होता है जो कि धमकियां देने पे मजबूर करता है। कोई नशा होता है इवन आप चाय का कप पीने के बाद अच्छी धमकियां दे सकते हैं बनिस्बत चाय का कप पीने से पहले। और अगर चाय का इतना असर होता है तो अगर कोई कोकेन लेता है तो वो कितनी की धमकियां हो, कहते रुआवांगा ना, छड़ांगा नहीं मैं। भंग जो है वो सोच ही बदल देती है, वो माइंड को बेंड कर देती है, और शराब जो है वो डिसइनहिबिट कर देती है कि जो रुकावट है, जो काम नहीं करने का, शराब हौसला देती है कि गो हैड डू इट। और हर नशा यानी जो अपर्स हैं जो दिमाग को ऊपर उठाते हैं वो कहते हैं फट्टे चुक दो, और जो डाउनर हैं वो कहते हैं हर चीज़ को स्नब कर दें, शट डाउन कर दें, और जो बेंडर्स हैं वो हकायक को घुमा देते हैं, और जो नारकोटिक्स हैं वो हमारी फीलिंग्स को नम कर देते हैं, दर्द को ख़त्म कर देते हैं। और अगर हमारे पाँव में आप कील भी ठोक दें तो कोई दर्द नहीं होगी अगर किसी ने नारकोटिक यूज़ किया हुआ है। सिगरेट पीने के बाद आगे क्यों बात चलती है? तो जो आपका दिमाग नरोया हो, नरोया समझते, क्लीन एंड सोबर, और अभी अभी आप सेशन करके गए हों तो आपके दिमाग को, क्योंकि जब भी आप यहाँ आते हैं और फिर वापस जाते हैं, घर से चलने से लेके घर वापस पहुँचने तक आपके दिमाग पहले जैसा नहीं रहता, वो अपने आप को रीसेट करता है। जैसे आपका कंप्यूटर जब आप कुछ चीज़ों को सेव करते हैं तो वो सारा अपने आप को रीसेट करता है। अगर आप एक लैंग्वेज सीखते हैं तो आपका दिमाग अपने आप को फिर रीसेट करता है। अगर आप एक तलख तजर्बे से गुजरे हैं तो आपका दिमाग फिर सारा अपने आप को रीसेट करता है। अगर इधर लक्ष्मी चौक में आपका कोई झगड़ा हो जाता है तो आप अपने दिमाग को फिर रीसेट करते हैं कुदरती तौर पर। अगर लिबर्टी मार्केट में आपका कोई सेल फ़ोन छीन लेता है तो फिर आपका दिमाग बहुत नए सिरे से पॉलिसी बनाता है कि मैंने क्या करना है। तो हर तजर्बे से जब हम गुजरते हैं तो रात को जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग अपने आप को रीसेट कर रहा होता है। ये जो ख्वाब आ रहे होते हैं, ये जो डीप स्लीप होती है और ये जो लाइट स्लीप होती है और जो रैपिड आई मूवमेंट वाली स्लीप है, तो ये हमारे दिमाग को एक तरह से वो रीसेट कर रहे होते हैं। लेकिन वो जो मैं कह रहा था कि आप बिल्कुल फर्स्ट क्लास क्लीन एंड सोबर, और उधर से सेशन भी अटेंड किया है, या फिर आप किसी दोस्त के पास गए जहां उसने कहा कि यार बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम्हारी सेहत बहुत अच्छी है, चंगा कीता है तू हेरोइन छड़ देती है, ले चरस पी ले, या चरस छड़ तो सिगरेट तो पी सकते ना, और आप उसकी बातों में आके सिगरेट पी लेते हैं। तो अब आपका दिमाग अकेला नहीं सोचेगा, आप और निकोटीन मिल के सोचेंगे। मैं इसकी मिसाल आपको देता हूं कि अगर किसी बंदे ने, कोई कमज़ोर सा बंदा हो और बहुत ही कमज़ोर सा बंदा हो और सड़क के ऊपर वो जाए, तो किसी बॉडी बिल्डर के साथ उसकी लड़ने की ज़रूरत होगी? नहीं। लेकिन अगर उस बंदे ने शराब पी हो और उसके सामने बॉडी बिल्डर आ जाए तो अब वो लड़ सकता है कि नहीं उसके साथ? अब क्या हो गया उसको? तो वो जो नशा है जब आपके साथ प्लस हो जाता है तो फिर जो भी फैसला करना होता है वो आपने अकेले नहीं करना होता, वो आपने
और नशे ने करना होता है, यानी आपने और सिगरेट ने यानी निकोटीन ने मिल के करना होता है। तो जो फैसला आप करेंगे विद ऑल योर क्रेविंग्स इवन, और जो फैसला फिर साथ आपके निकोटीन मिलके करेगी या चरस मिलके करेगी या शराब मिलके करेगी, तो उतनी देर में तो सारा सेशन भूल गया होगा। और ये चीज़ें जो आप सीखते हैं यहाँ पे, ये पहले ट्रांजिएंट चेंज आती है। ट्रांजिएंट चेंज का मतलब है कि एक चेंज आती है कि आज अगर कोई पहली दफ़ा इस सेशन में आया तो कहते हैं क्या बात है, इतनी ज़बरदस्त बातें, बस मेरी ज़िंदगी बदल गई। लेकिन जाने के बाद चंद दिन बाद लगता है कि बातें सारी भूल गई। लेकिन एक चीज़ होती है स्ट्रक्चरल चेंज। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो चेंज है ये 3 लेवल पे आपने लानी है, तो आप खुशहाली के रास्ते पे चल निकलेंगे और आपके पाँव में खुशियाँ चिमट चिमट के साथ चलेंगी। एक केमिकल लेवल पे जो चेंज आती है, और वो चेंज आती है जब मैं बात कर रहा होता हूँ, आप सुन रहे होते हैं, जब आप बात कर रहे होते हैं तो मैं सुन रहा होता हूँ। तो ये केमिकल चेंज है, ये ट्रांजिएंट है। लेकिन जब इस प्रोसेस को चलाए रखते हैं तो फिर आपके अमल में जो तब्दीलियां आती हैं उससे स्ट्रक्चरल चेंज आती है। स्ट्रक्चरल, क्योंकि अगर आपने सिर्फ एक दिन क्रिकेट खेलनी है तो आपके मसल उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट नहीं करेंगे, बल्कि मसल जो है हड़ताल पे चले जाएंगे और आप पहले दिन जब क्रिकेट खेलेंगे तो आपको खलियां पड़ जाएंगी। लेकिन अगर आप किसी तरीके से क्रिकेट खेलते रहेंगे तो आपके मसल उसके सांचे में ढल जाएंगे, और जो मसल क्रिकेट में इस्तेमाल होते हैं वो तगड़े हो जाएंगे, जो मसल गुल्ली डंडे में इस्तेमाल होते हैं वो नहीं होंगे तगड़े। तो जब आप करते रहेंगे तो आखिरकार आपके मसल्स उसके मुताबिक चलना शुरू हो जाएंगे। कुछ दिनों के बाद जो मसल्स हैं, जो टेंडन्स हैं, वो अपने आप को उसके मुकाबले में उसी तरह ढाल लेंगे, और फिर बिहेवियरल चेंज से दिमाग के अंदर स्ट्रक्चरल चेंज आएगी। और फिर अगर ये 6-8 महीने या आगे ये सिलसिला चलता रहा तो इसे फंक्शनल चेंज आ जाएगी। फिर दिमाग अपने आप को तैयार कर लेगा इस न्यूअर एक्टिविटी के लिए भी। तो जब आप नशा छोड़ते हैं तो खाली खलियां नहीं पड़ती, विड्रॉल होता है, बाकायदा चीखें भी निकलती हैं, पता है ना आपको। यहाँ तो खैर स्मूथली हो जाता है। कोल्ड टर्की जब अगर आप करते हैं, आप में से कईयों ने कोल्ड टर्की भी किया होगा अपने घर में, अपने तौर पर कभी किया होगा देसी घी के ज़ोर पे। कभी कहते हैं देसी घी से बहुत, हमारे गांव में आपको पता है देसी घी से हर चीज़ हो जाती है, खुराक वो कहते हैं खुराक। देसी घी के ज़ोर से 8-10 बच्चे पैदा हो जाते थे। मसला यह है कि जब आपको ये नशा छोड़ते हैं तो आपके घर वाले समझते हैं कि जैसे हम खुश हो रहे हैं आप भी खुश हो रहे होंगे। कभी इसकी जगह होके सोचें, मैं इसकी जगह होके सोचता हूँ तो मुझे पता चलता है कि कितनी तकलीफ़ हो रही है, और आप भी इनकी जगह होके सोचें। लेकिन मेरा ख्याल है आप इनकी जगह होके सोच नहीं सकते। या तो आप इस प्रोफेशन में हो तो आप उनका दर्द जान सकते हैं। आप इधर पहुंचे हैं तकलीफ से जो उसको हो रही थी और तकलीफ को जो आपको हो रही थी। आपने देखा कि ये भी तकलीफ में है, हम भी तकलीफ में हैं। एक चीज़ जो आप जिसके ऊपर कंसेंसस था, एक चीज़ जो कि आप भी मान रहे थे और वो भी मान रहे थे, वो घर के अंदर फ़ज़ा में जो तकलीफ़ का दौरा था वो थी, और आलूदगी थी, फ़ज़ाई आलूदगी, स्मोक। और घर में वो जो तकलीफ़ थी, जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो फिर कुछ ऐसा हुआ कि आप इलाज मुआलजे की तरफ रुजू हुआ आपका। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब इलाज होता है तो मेरा ख्याल है, मैं तो सबको ही कहता हूँ, अभी कल भी कराची से कोई फैमिली ने अपना नुमाइंदा भेजा था जो कि हॉस्पिटल देखने आया था, और वो फौरी ला के मरीज़ को डालना चाहते थे। तो मैं उनको कह रहा था कि ना ऐसे ना करें, ऐसे ना करें, पहले बात को समझें। और वो बात को समझ नहीं रहे थे आसानी के साथ। मैं उनको समझाना चाह रहा था, और मैं चाहूँगा कि पहले नहीं तो बाद में, तरजीहन पहले अगर समझ लिया जाए कि जब मेरा बच्चा विड्रॉल में से गुजरेगा तो वो कैसा महसूस करेगा। और मुझे पहले पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा विड्रॉल में से गुजरते हुए पहले दिन, 5वें दिन, 10वें दिन, 50वें दिन ऐसे महसूस करेगा, और मुझे उस वक्त ये रोल प्ले करना होगा और उसकी जगह होके सोचना पड़ेगा
कि जिस बंदे की बदनामी हो चुकी है, जिस बंदे की बहुत बेइज्जती हो चुकी है और वो उसको नशे की कंबली में छुपाए फिरता था, तो अब जबकि वो आप हटा देंगे वो कंबली, तो मुझे बताइए कि अब उसको कैसा फील होता है जब उसके पास अपने इन चीज़ों को कवर करने के लिए कुछ मौजूद नहीं। तो एक माँ जब अपनी बेटी को देखती है और उसको बजाय हौसला अफजाई करने के उसको जब ये कहती है कि तेरी ते किते इज्जत नहीं, ते तू ते इंज, या बेटे को कहते हैं कि तेरा कख नहीं बनना, तू होने नहीं ठीक, ए देख तू फिर किहो जियां गल्लां करना, फिर तू अदनान नाल मिले जाके, या कोई ऐसी बात। अदनान इज ए सिंबल। टेल हिम कि मैं उसको बहुत याद करता हूँ। सारे सिपरी फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट उनको बताएं कि मैं उनको बहुत याद करता हूँ अदनान को। मेरा नहीं नाम है ना, क्या होता नहीं। अच्छा, तो आपको समझ में आ गई कि आज आपका एक टास्क ये भी है कि आपने एम्पैथी को समझना है, एम्पैथी। और जुमेरात वाले दिन हमारा जो एक होता है रेगुलर फीचर, अब के एक मेडालियन मिलेगा, वो अब 2 साल हो गए उनको, और वो सिर्फ मंडे वाले सेशन में आते हैं, मंडे को शाम 5 बजे, जिसे पेंटागन कहते हैं। तो वो जुमेरात वाले दिन उनको 2 साल का मेडालियन मिलेगा, 2 साल क्लीन एंड सोबर। और वो अखबार में, द न्यूज़ में आर्टिकल लिखते हैं बहुत अच्छे, और फिर मुझे भेजते हैं, फिर मैं पढ़ता हूँ। अब उनकी उम्र 20 साल है, तब उनकी उम्र 18 साल थी, और वो अपनी पढ़ाई में आगे गामजन हैं और अपने माँ बाप के साथ अमन और सुकून से रहते हैं। तो इंशाल्लाह जुमेरात वाले दिन वो करेंगे। और हर दफ़ा, और इसमें फिर 4 साल वाला, फिर 5 साल वाला, फिर 10 साल वाला, फिर एक 37 साल वाला भी आएगा, एक 37 साल वाला भी है। 37 साल की रिकवरी, 37 साल की, 37 ईयर्स रिकवरी। तो वो भी 25 साल वाला भी, 30 साल वाला भी, तो ऐसे फिर बेशुमार जो होंगे, जो बुजुर्ग टाइप होंगे। मोहब्बत के बारे में आज आपने ये समझ लिया है कि इसे हेल्दी रखना है, सिक लव नहीं, इसको बीमार नहीं होने देना, मोहब्बत को बीमार नहीं होने देना। और आपको हमसे किताबें मिल जाएंगी, कोडिपेंडेंसी से रिकवरी की जो किताबें हैं, और मोहब्बत के टॉपिक पे एक किताब है, लव इज़ लेटिंग गो ऑफ फियर। लव इज़ लेटिंग गो ऑफ फियर, यानी मोहब्बत नाम ही इस चीज़ का है कि आप फियर को खो दें, आप जो डर है उससे निजात पा लें, तो जो पीछे बचेगा वो मोहब्बत है। और इसके अलावा अगर आप जब तलाश में निकलेंगे तो आपको बहुत बाकमाल चीज़ें मिलेंगी। लेकिन आज मैंने वो जो छोटी छोटी 5 निशानियां बताई हैं, मैं वो गिनवा देता हूँ। लव बॉम्बिंग, यानी बमबारी नहीं करनी, बिल्कुल कोशिश ये करनी है कि एतदाल के साथ और स्लो पेस पे आगे बढ़ना होता है मोहब्बत में। और दूसरी चीज़ है कि सफोकेट ना करना है, ना होना है। सफोकेट नहीं करना, लोगों के लिए ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ पैदा नहीं करनी अपनी मोहब्बत से। और तीसरी चीज़ है कि किसी को छुपने पे मजबूर नहीं करना कि आपकी मोहब्बत के नतीजे में वो आइसोलेशन में चला जाए। जेलसी मोहब्बत के अंदर जब आती है तो ये मोहब्बत को तबाह करने वाली चीज़ है। जब आप जेलस होने लगें उससे जिससे मोहब्बत करते हैं, इस वजह से कि आपको वहम होने लगे कि वो किसी और से मोहब्बत करता है, मतलब ये कि जो पिछले मोहब्बत के रिश्ते होते हैं, किसी का माँ, किसी की बाप, कोई लड़की आप ब्याह के लाते हैं और आप कहते हैं कि अब तुमने मैके नहीं जाना, अब तुमने पुरानी सहेलियों को नहीं मिलना, अब तुमने माँ से क्यों बातें कर रही हो। ये आम बातें हैं ना हमारे घरों में कि लड़की जो है वैसे ख़रीद के नहीं लाते वैसे, लेकिन तरीका यही होता है कि जैसे ख़रीदा है, तकरीबन ख़रीदा हुआ है। और चौथी चीज़ है कि किसी को निक्कू बनाना, निक्कू, डिग्रेड करना, कभी ये बात, कभी वो बात, कभी वो बात, ऐसी करके दूसरे को एहसास दिलाना कि कुछ नहीं हो। और चौथी चीज़ कि किसी को बदलने के लिए थ्रेट करना कि मेरा ख्याल है कि हमारी नहीं चलेगी, मेरा ख्याल है हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। अच्छा, ये वही है जैसे शादी के बाद लोग कहते हैं कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये मोहब्बत का कुश्ता होता है। मोहब्बत का कुश्ता बताया आपका क्या होता है? यानी जब हम असल इशू की बजाय इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि मेरा जो रिश्ता है इसमें मेरे पास ताकत है,
इसे हम कहते हैं मोहब्बत का कुछ था। जैसे एक बेटा अपने वालिद से बात करते हुए सोचता है कि मेरा वालिद है, मुझसे बहुत प्यार करता है, तो मैं फिर हूँ अन्नी पा दिया सिर्फ इस वजह से कि मेरा वालिद मुझसे प्यार करता है तो मैं उसको तंग करूँ। जोम उस रिश्ते का, ये उस रिश्ते का जोम होना, जोम, इसको कहते हैं मोहब्बत का कुछ था। और शादी से पहले ये होता है ब्रेकअप। ब्रेकअप जो है मेरा ख्याल है कि हम एक दूसरे के लिए नहीं है, तुम कोई और ढूंढ लो। ये बात कितनी बुरी बात है। वो ये बात ज़रूर कहते हैं बीच में हफ्ते 10 दिन के बाद, नहीं मेरा ख्याल ये है। फिर ये भी कहता है कि मैं बहुत कमिटेड हूँ, ये लड़की कमिटेड नहीं है। आजकल के ये नए इशू है, मैं कमिटेड नहीं हूँ, मैं कमिटेड हूँ। तो इन बातों को थोड़ा समझेंगे तो ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत चीज़ है। और जो ज़िंदगी आज है ऐसी तो कभी भी नहीं थी। मैं आपको बताऊं कि आने वाला एक एक दिन सदियों पे भारी है और इसकी नाकदरी ना करें। जिस ज़माने में अल्लाह ताला ने आपको जीने का मौका दिया है ना, लव इट विद ग्रेटिट्यूड। इसको प्यार से, मोहब्बत से निभाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि या अल्लाह तुमने हमें कितने खूबसूरत ज़माने में पैदा किया। थैंक यू वेरी मच जी।